हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल लिंक है जो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। यहाँ से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के क्लास नोट्स मिलते हैं जो एवरीडे यहाँ पे शेयर किए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सेकंड, हमारे यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उन वीडियो के लिंक एवरीडे यहाँ पे शेयर किए जाते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेगुलरली शेयर किए जाते हैं जिनके सॉल्व करके बच्चा अपनी प्रैक्टिस कर सकता है और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364 और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी खाता, मंडू रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। ठीक है, फिजिक्स 365 चैनल है यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको 11-12 फाउंडेशन लेवल के और नीट JEE लेवल के कंटेंट, वीडियो कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना जो हमारे पास है संडे 365। यहाँ पे हम एक चैप्टर एवरी संडे स्पीडली करते हैं जिसमें हम हर छोटे बड़े क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल और डेरिवेशन सारे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। ये पूरा होने के बाद टेस्ट लिया जाता है और बच्चों का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। इसमें वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर एक बार किया हुआ है लेकिन कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस उनका डेवलप नहीं हो पा रहा है या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, या हम इसको याद नहीं रख पा रहे, पढ़ने बैठते हैं याद हो जाता है, थोड़ी समय में 1-2 दिन में इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम इसके बाद नहीं रहेगी। आज का टॉपिक हम लेते हैं क्लास 11 से टक्कर। टक्कर हमारे पास जो है वो देखते हैं। टक्कर 2 प्रकार की होती है। अगर वस्तुओं के बीच में ऐसी क्रिया जिससे उसका संवेग वेग परिवर्तित हो जाए, इस घटना को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, टक्कर कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक नंबर होती है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर वो होती है जिसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ये परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो। और दूसरा क्या रहता है? गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, आप लोग बराबर ध्यान दो, ये चीज़ें यहाँ पे हाथों हाथ याद हो जाएगी। नेक्स्ट, दूसरी जो टक्कर होती है हमारे पास अप्रत्यास्थ होती है। अप्रत्यास्थ टक्कर में ए रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब ये है कि टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के पश्चात का संवेग बराबर हो जाता है। टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होता है। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे। तो प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी है? रेखीय संवेग और दोनों ही संरक्षित रहते हैं। और अप्रत्यास्थ टक्कर कौन सी है? रेखीय संवेग और संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा। संरक्षित का क्या मतलब? कि टक्कर से पूर्व कुल रेखीय संवेग और टक्कर के बाद का कुल। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो देखते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रत्यास्थ रेखीय एक विमीय टक्कर की। पूर्ण प्रत्यास्थ एक विमीय टक्कर। ठीक है, इसका ये डेरिवेशन है जो करेंगे हम। अभी देखो ध्यान से, हमारे पास एक बॉल है, इसका नाम है ए, और ये बॉल है जिसका नाम है बी। इसका वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u1 है और इसका प्रारंभिक वेग u2 है। डेफिनेट है u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, तभी से ये ए बॉल पीछे से तेज आके बी से टकराएगी। अगर u1 कम पड़ जाएगा तो ये कभी नहीं टकराएगी, बी बॉल आगे से आगे जाती रहेगी। मान लो आगे जाके कहीं इस पॉइंट पे टकराती है तो टक्कर के पश्चात इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई और इसकी v2 हो गई। हम ले रहे हैं एक विमीय टक्कर, इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर से पहले हम ले रहे हैं एक विमीय टक्कर। इसका मतलब हुआ टक्कर से पहले एक सरल रेखा पे होगी और टक्कर के बाद में भी ये एक सरल रेखा पे होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे द्रव्यमान की। द्रव्यमान है इसका m1, इसका m2 और इसका m1 और इसका m2। ये बात टक्कर से पहले की है और ये बात है टक्कर के पश्चात। क्या ये सही है क्या? टक्कर से पहले और टक्कर से पहले। ये हमारे पास वेग है, इनके प्रारंभिक वेग u1 और u2, अंतिम वेग v1 और v2। सही है। अगर संवेग की बात करते हैं तो बोलो संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है तो m1 u1 m2 u2, m1 v1 और m2 v2। सही है।
अब गतिज ऊर्जा बात करते हैं। गतिज ऊर्जा हाफ m1u1 स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv स्क्वायर। ये आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाना चाहिए अभी का भी, ठीक है, कि ये लिखा था पिछली स्लाइड में, था हाफ m2u2 का स्क्वायर, हाफ m1v1 का स्क्वायर, हाफ m2v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दो नियम, देखो प्रत्यास्थ टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो नियम लगाने पड़ेंगे। कौन से? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये है टक्कर से पहले, तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टक्कर के पहले वाला संवेग कुल आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बाद का कुल संवेग आ जाएगा, दोनों को बराबर कर दो। ये संवेग संरक्षण का नियम हो गया। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, और बीच में मतलब इतना सा करना है, प्लस प्लस और बराबर, ये इक्वेशन, प्लस प्लस और बराबर, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इन्हीं चीजों को हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। अभी टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग। तो ये हमारे पास हो गया टक्कर से पहले m1u1 प्लस m2u2, क्या ये ठीक है क्या, और बाद में दूसरे का m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। इसको समीकरण आप चाहो तो एक दे दो। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि टक्कर के बाद के वेग v1 और v2 को कैलकुलेट करने फॉर्मूला निकालना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, बोलो क्या, m1u1 और माइनस m1v1, m1v1, ये ठीक है क्या, 1 1 को एक साइड किया और 2 2 को एक साइड किया, ये बोलो माइनस m2u2, सही है भाई। ये 2 2 वाला है, उधर ले जाओ, उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। अभी बोलो m1 कॉमन u1 माइनस v1 और m2 कॉमन v2 माइनस u2, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करता है गतिज ऊर्जा संरक्षण से। तो गतिज ऊर्जा संरक्षण से, अब गतिज ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या करें, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कुल लिख दो, कुल गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम कुल गतिज ऊर्जा। प्रारंभ में हमें पता है 1 1 थे, है ना, पहला पार्टिकल था हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। ये इसीलिए बनाया हुआ है, कुछ नहीं है, बस ये इक्वेशन लिखनी, ये इक्वेशन लिखनी, बीच में प्लस प्लस लगा देना और बिल्कुल बीच में बराबर लगा देना, ठीक है। अब इसमें भी वैसा ही करते हैं। हाफ देखो 1 1 एक साइड करो, हाफ तो कॉमन लेके काट दे, इधर हाफ कॉमन लेके कट गया, ये आया m1u1 स्क्वायर, और ये देखो 1 है माइनस m1v1 का स्क्वायर बराबर बोलो m2v2 का स्क्वायर माइनस ये वाला आ गया, देखो m2u2 का स्क्वायर, m2u2 का स्क्वायर, ठीक है क्या। m1 कॉमन ले ले, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 कॉमन बोलो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब कोई सोचेगा हाफ कहाँ गया, इन दोनों में से हाफ कॉमन लिया, इन दोनों में से हाफ कॉमन लिया और काट दिया, सही है। अभी m1 और u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 बराबर m2, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, ठीक है।
अब ये हो गई मान लो समीकरण 3, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसलिए हमने समीकरण दिया ही नहीं। तो अगर समीकरण 3 ये है और समीकरण 2 ये है, देखो मिलती जुलती है, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 का दे दे क्या भाग, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग दे दो, चीजें आसानी होती है। तो भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, पहले लिखो, ठीक है, बाद में कटेगा। m1 ब्रैकेट में है हमारे पास, देखो u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 बराबर, फिर देखो m2 v2 प्लस u2, m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। क्या ये ठीक है? अगर ये है तो भाग दो, फिर भाग किसका देना है, 2 का, 2 ये रही m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1, सही है। ये है u1 माइनस v1, इधर आएगा m2, दिखा देते हैं v2 माइनस u2, सही है, हमने लिख दिया v2 माइनस u2। और ये सारा होने के बाद m2 से m2 कैंसिल और m1 से m1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल और उससे वो कैंसिल, बचा जो लिख देते हैं u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। सिंपल सी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, v1 की वैल्यू निकालते हैं। v1 आ जाएगा आपके पास, देखो u2 माइनस u1, ये u2 के पास u1 लिख दिया, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये v1 है यानी कि प्लस v1। एक सेकंड, देखो v1 आ गया, u2 आ गया, ये आ गया, बचा क्या, v2 बचा प्लस v2, ये वाला इधर का इधर ही, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब सोचो कि यहां से v2 निकालना होता यही से, तो ये सेम आता, ये इधर आता, तो पहले तो ये लिख दें। देखो ये लिखा हमने u1 प्लस v1, सही लिखा क्या, अभी ये आएगा तो माइनस u2, सही है, ये माइनस u2, इसको ना इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि v2 की वैल्यू कोई आसान इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम v1 की वैल्यू आसान इक्वेशन में रखेंगे तो किसकी आ जाएगी, v2 की। और सबसे आसान जो हमें लग रही है वो समीकरण 1 ही है, ठीक है, 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से ही तो 2 आई है, तो ये ले लेते हैं। तो हम क्या करें, v2 का मान समीकरण 1 में रखना है, तो पहले समीकरण 1 रख देते हैं। v2 का मान, v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 लिख देते हैं। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, बोलो m1 v1 प्लस m2 v2। ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन याद हो जाए, कोई समस्या नहीं है। वैल्यू किसकी रखनी है, v2 की, तो m1 u1 प्लस m2, बोलो जल्दी, m1 v1 प्लस m2। अभी v2 नहीं लिखना है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, और u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 प्लस v1, वापस चेक कर लो, u1 माइनस u2 प्लस v1। एक जगह गड़बड़ मतलब पूरा ही गड़बड़, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी तो रखनी पड़ेगी। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ब्रैकेट खोला है, ठीक है। अभी बोलो, हमें वैल्यू निकालनी है v1 की, तो v1 को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड रखो। तो v1 देखो इसमें है और इसमें है, इसके अलावा बाकी सब इधर लिखो। पहला लिखते हैं m1 u1, ठीक है। अब उसके बाद u1 देखो इसमें है, माइनस m2 u1, इसको लेके आए, ठीक है क्या, m1 u1 ये रहा, और ये m2 u2 बराबर के देखो उधर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस m2 u2 ये रहा, ये वाला, और ये m2 u1 है ये,
M2U2 ये है, तो ये प्लस हो जाएगा M2U2। सही क्या, उधर माइनस था, इधर आया तो प्लस हो गया। बराबर बोलो M1V1 प्लस M2V1। तो हमने कॉमन ले लिया M1 प्लस M2V1 को ले लिया कॉमन, ठीक है। ये हमारे पास है M1 माइनस M2 और ये है हमारे पास U1, U1 कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों एक जैसे है तो हम लिखेंगे 2M2U2 V1। इस पूरे के नीचे कौन आ जाएगा, इस पूरे के नीचे कौन आ जाएगा, V1। पूरे के नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 और यहाँ बचेगा M1 माइनस M2 और U1 प्लस 2M1U2 M2U2, ठीक है ना। ओके, अब इस M1 प्लस M2 को इसके नीचे भी और इसके नीचे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस V1 को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो देखो लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं V1 बराबर बोलो, हाँ, अपॉन में M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और साथ में U1, ठीक है, U1 प्लस फिर देखो 2M2U2 अपॉन 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या ये ठीक है क्या? तो ये हमारे पास V1 का फॉर्मूला आ गया। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5 है शायद, ये 6 है क्या, 5 आ चुकी है क्या, 6 है। तो ये हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 6 दे देते हैं। पिछली बार हमने V2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखी थी, तो अभी क्या करना है, V1 की रखनी है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बस एक पैटर्न को फॉलो करते जाओ और इसको बड़े ध्यान से देख लो और ध्यान से देखने के बाद एक बार कम से कम बिना देखे कॉपी के अंदर लिख लो, याद हो जाएगी। तो देखते हैं, बोलो हम V2 का मान ज्ञात करना चाहते हैं। कुछ हेडिंग लगाई थी पहले, V1 का मान समीकरण 1 में रख, V2 का मान, बस यही लगाई थी। तो ये लग रहा है V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में V1 का मान रखना है। समीकरण 1 है M1U1 प्लस U2 बराबर प्लस M2V2, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखते हैं M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 का मान लिखना है प्लस M2V2, सही है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। देखते हैं इसकी, किसकी देखनी है हमें, U2 माइनस U1 प्लस V2, U2 माइनस U1 प्लस V2, सही है। तो ये आ गया हमारे पास M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1U2 माइनस M1U1 प्लस M1 और V2, ये रहेगा प्लस M1V2 प्लस M2V2। क्या ये क्लियर है? हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 को एक साइड रखो, बाकी सबको इधर ले आओ। M1 के साथ U1 के साथ U1 रह जाएगा। ये देखो M1U1 ये वाला इधर आया, बोलो M1U1 प्लस ये वाला M2U2, फिर बोलो U2 ये रहा माइनस M1U2 बराबर, हाँ, M1V2 प्लस बोलो M2V2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2M1U1, ठीक है। क्या कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, U2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, V2 कॉमन आ रहा है। अब V2 की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, लिख देते हैं। ये लिखा हमने V2 और इसके पूरे के नीचे M1 प्लस M2। यहाँ पे क्या था 2M1U1 2M1U1 प्लस यहाँ पे क्या है और U2 M2 माइनस M1 और U2, ठीक है क्या।
V2 लिख दिया, इस V2 को इधर लाना है क्या, तो 2m1u1 अपॉन बोलो प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में u2, इक्वेशन नंबर 7। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 7। सही है। अब यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहला बात है यहाँ पे इक्वेशन 6 को लिख दे, 7 को लिख देते हैं। V2 इक्वल टू, देखो 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। सेकंड लिख देते हैं m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में u2। चेक कर लो, सही है ना। अभी हम किसकी वैल्यू लिखने वाले हैं, v1 की। v1 ये रही, बोलो क्या लिखें, v1 बराबर बोलो m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2, साथ में u1 प्लस बोलो 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये ठीक है क्या, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस। सोचो कि दूसरा पिंड स्थिर हो, केस सेकंड, केस फर्स्ट। अगर दूसरा पिंड स्थिर है, दूसरा पिंड स्थिर है तो यदि दूसरा पिंड स्थिर है तो बोलो u2 बराबर, क्या ये ठीक है, दूसरा वाला पिंड गतिशील है ही नहीं। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम बनाया है, इसमें u2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u2 बराबर 0 हो जाएगा तो हम v1 की जगह क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं भाई, इस u2 की जगह क्या आएगा और फिर गुना होके पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है क्या। v2 बराबर क्या होगा, ये देखो खाली यही तो बचेगा, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो अभी क्या करें कि u2 इक्वल टू 0 है। अब हम एक काम करते हैं कि u2 0 है लेकिन दोनों के द्रव्यमान भी समान है, एक बॉल छोटी एक बड़ी नहीं है, दोनों बराबर है, mm लगा देंगे, ठीक है। केस सेकंड, यदि u2 बराबर 0 हो तथा m1 बराबर m2 बराबर m हो, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम करेंगे v1 बराबर, देखो u2 0 है तो ये तो गया, और ये बराबर है तो ये देखो ये बराबर है, सही है। अगर ये बराबर है तो m माइनस एम बटा m प्लस एम, m माइनस एम बटा m प्लस एम इंटू u1। चेक कर लो, m1 की जगह m, m2 की जगह भी m, सही है। अभी जब इसकी बात कर रहे हैं तो m माइनस एम कितना होगा, 0 होगा। यानी कि पहले तो b बॉल स्थिर थी, अभी a बॉल स्थिर हो जाएगी। v1 किसका वेग है, 1 मतलब a का, ठीक है भाई। v1 किसका वेग है, v1 बॉल a का वेग है, और v2 किसका, u2 किसका वेग है। अगर ये u2 बराबर 0 हो तो टक्कर के बाद v1 बराबर 0 हो जाएगा। टक्कर के पहले b का बॉल 0 है तो टक्कर के बाद में v1 यानी कि a बॉल का वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। कब, जब दोनों के द्रव्यमान बराबर हो और दूसरी बॉल स्थिर हो। इसी में हम करते हैं v2 का क्या करेंगे बोलो तो,
V2 लिखा था यहाँ पे, ये रहा, ये रहा 2m U2 0 है, ये तो गया। अरे भाई ये तो पूरा गया ना, नहीं वो देखे ना शुरू से, खास फॉर्मूला वही तो देखे। ये बात सही है कि हम यहाँ से भी लिख सकते हैं U2 बराबर 0, लेकिन मान लो ये दिया वही नहीं हो, डायरेक्ट वही दिया हो के सेकंड, तो हम तो इधर ही देखेंगे ना, मेन फॉर्मूला ये देखते हैं U2 बराबर 0, और ये 0 होने से भी ये क्या हो गया पूरा 0, और 2m अपॉन m प्लस m, क्या ये ठीक है? 2m अपॉन m प्लस m, ठीक है, और साथ में क्या U1। अगर ये 2m है तो देखो V2 बराबर हो जाएगा 2m अपॉन 2m और U1, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा V2 बराबर U1। यानी कि दूसरी बॉल का जो वेग है वो मिल जाएगा किसको? पहली बॉल का वेग किसको मिल जाएगा? दूसरी बॉल को। ये कब? इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, एक विमीय का मतलब बोलो, टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद में भी, प्रत्यास्थ, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान की वस्तुओं का वेग परस्पर बदल जाता है। मतलब टक्कर से पहले जो बॉल ए का वेग था वो मिल जाता है वेग बी बॉल को टक्कर के बाद में, और जो टक्कर बी का वेग था वो टक्कर से पहले वो मिल जाता है टक्कर के बाद किसको? ए को। ठीक है, आसान सी चीज़ें हैं, इनको एक बार ठीक से समझने की कोशिश करनी है। देखो आपको याद क्या रखना है वो बता रहे हैं, ये तो हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब याद क्या करना है, याद करने का तरीका बस केवल 1 मिनट का है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहली बात टक्कर किसे कहते हैं? दो वस्तुओं, दो पिंडों की ऐसी क्रिया जिसमें उनके वेग, संवेग और ऊर्जा बदल जाती है। वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा, संवेग बदलेगा तो ऊर्जा भी बदलेगी, दिशा बदलेगी तो भी वेग बदलेगा। टक्कर में दिशा बदल जाया करती है। तो टक्करें कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी? प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। पूर्ण अप्रत्यास्थ भी होती है जिसमें दोनों पिंड आपस में चिपक जाते हैं, पूरी का पूरा ऊर्जा का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी इसके बारे में देखते हैं। रेखीय संवेग प्रत्यास्थ टक्कर, बोले प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं? ऐसी टक्कर जिसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। बोला अप्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं? रेखीय संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तो बोले लो एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में सवाल ये आता है, सिद्ध करो कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। तो ये पूरा करेंगे। ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है, टक्कर से पहले टक्कर के बाद में, पहले का द्रव्यमान m1 m2, वेग u1 u2, संवेग m1 v1 m1 u1, ये ठीक है। उसके बाद टक्कर के बाद का वेग v1 और v2 है तो उसके हिसाब से लिख देंगे। अब समीकरण बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसके बीच में प्लस लगाओ, इसके बीच में प्लस लगाओ और बराबर लगा दो, मौखिक याद हो जाएगा। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, सही है। अब ये समीकरण 1 बन गई और समीकरण 2 बन गई, ये गतिज ऊर्जा वाली। अब समीकरण 1 में याद रखो 1 1 को एक साइड लेना है और 2 2 को एक साइड लेना है। सेम काम हम गतिज ऊर्जा में भी करेंगे। देखो 1 1 एक साइड आ गया, देखो 1 1, और 2 2 एक साइड आ गया। पक्षांतरण करें तो चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। फैक्टर बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब समीकरण 3 में, अब अगला स्टेप क्या है? समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देना, भाग देंगे, जो कटेगा वो बच गए, जो बच गए उससे v1 और v2 के फॉर्मूले निकाल लिए। समीकरण 1 में अगर v2 का फॉर्मूला लिखोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा v1, और v1 का फॉर्मूला लिखोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा v2। ये फाइनल फॉर्मूले याद भी रखना है, ठीक है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा। और लास्ट में कंडीशन है कि u2 बराबर 0 हो। तो अब ये सवाल कैसे आता है? बस इसमें इतना सा लिख दो, सिद्ध करो कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान की वस्तुओं का वेग परस्पर बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेग बदल गया, u2 0 था, v1 0 हो गया, और u1 जो था वो मिल गया किसको? u1 का मतलब पहली बॉल ए का वेग किसको मिल गया? दूसरी बॉल बी को, सही है।
तो इस जो टॉपिक हमने किया है अभी, इसको एक बार पूरा ठीक से याद करें, समझें इसको, और उसके बाद बिना देखे कॉपी में लिखें, तभी इनमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।